से आपका स्ट्रेट लाइन इन स्पेस स्टार्ट, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री का एक्चुअली में तो लेक्चर 3 है, बट जो लोग पढ़ने में अच्छा है लेक्चर 1 और 2 में तो हमने सिर्फ डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को इंट्रोड्यूस करवाया है। अब हम लोग जब हम लोग तैयारी करते थे तब हम लोग भी ऐसे करते थे कि पहला क्लास है एक्चुअली में 3D का, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। लाइन का बहुत सारा इक्वेशन याद किए हो आज तक, बट अभी तक लाइन का जितना भी इक्वेशन याद किए हो वो सब 2D में है। आज के बाद चैप्टर का नाम ही है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज के बाद लाइन का इक्वेशन याद करोगे 3D में। पहला कीजिए। दूसरा, 11th क्लास में आपको सिखाया गया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ढेर सारा क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस में और एनडीए में। उस ढेर सारा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, लाइन से केवल एक ही क्वेश्चन आएगा। उसी तरह से वेक्टर 3D से भी ढेर सारा क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस और एनडीए में, उसमें लाइन का केवल एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब यहीं पर फिर 11th क्लास का बात बताता हूं। लाइन का क्वेश्चन तो एक ही था, बट उस लाइन के क्वेश्चन का काम सर्कल में भी पड़ता था, पैराबोला में भी पड़ता था, हाइपरबोला में टेंजेंट निकालने में पड़ता था, एलिप्स के क्वेश्चन में पड़ता था, वर्टेक्स का इक्वेशन लिखने में पड़ता था, लैटिस रेक्टम में पड़ता था। बोलने का मतलब है लाइन का खुद का एक क्वेश्चन तो आता ही था, बाकी लाइन पर ही पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड भी था। उसी तरह से वेक्टर 3D से जब भर भर के क्वेश्चन आएगा, वेक्टर को अलग भी करो तो 3D से भी कम से कम 3 क्वेश्चन आने वाला है आपके मेंस और एनडीए में, वो लाइन पर डिपेंड करेगा। तो पहले लाइन का इक्वेशन सबसे पहले नंबर पर याद करेंगे। पहला इक्वेशन जो है उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म कह रहे हैं लाइन का, और ये कब काम करेगा? इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन का इक्वेशन कंडीशन क्या है? पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट गिवन होना चाहिए और एक पैरेलल होना चाहिए एक गिवन वेक्टर के। तो एक गिवन वेक्टर मालूम, एक पॉइंट मालूम, तब उसके मदद से हम लोग एक गिवन लाइन, मतलब गिवन लाइन नहीं, जो लाइन चाहिए रिक्वायर्ड लाइन, उसका हम लोग इक्वेशन लिखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सेटअप कर ले अगर, तो क्या क्या मालूम है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ये स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट है। गिवन पॉइंट का मतलब क्या होता है ये बताओ। बच्चे 9th 10th के बच्चे और 12th के बच्चों में अंतर है। पॉइंट गिवन है का क्या मतलब है? गिवन पॉइंट का मतलब उसका क्या मालूम है? कोऑर्डिनेट मालूम है। किसके कंपेयर? कोऑर्डिनेट किसके कंपेयर में मालूम होता है? ओरिजिन के कंपेयर में। तो ये पॉइंट अगर गिवन है तो यहां पर कहीं ओरिजिन है। ठीक है, पॉइंट अगर गिवन है तो अच्छी बात है, ये पॉइंट जो है वो गिवन है। गिवन है का मतलब आप लोग बता रहे इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, बट हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ले रहे, हम लोग वेक्टर फॉर्म में है। तो अब इसका क्या मालूम है? फिर डायरेक्शन रेशो बाद में, पहले सही वर्ड नहीं बता। पोजीशन वेक्टर मालूम है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम है ओरिजिन के कंपैरिजन में, और वो दिया हुआ है यहाँ पर। पोजीशन वेक्टर r1 है, तो ये हो गया भैया r1। ये लाइन है, ये गिवन पॉइंट है, इस लाइन का क्वेश्चन लिखना है। अरे समझ, ये पहला क्लास समझ गया तो मेरा तुम्हारा काम इस चैप्टर में बन जाएगा। और भी कुछ गिवन होना चाहिए। पैरेलल है ये एक और गिवन वेक्टर के, मतलब यहाँ पर ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हुआ लाइन है, इसका नाम है m वेक्टर। और हमें किसका इक्वेशन चाहिए? हमें ये जो लाइन जा रहा है इसका इक्वेशन चाहिए, हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। अरे समझ, कोई दिक्कत इसमें? ये गिवन है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन अभी हमें चाहिए। ओके, और आंसर लिखा हुआ, इसका आंसर कितना आएगा? r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर आएगा। ऐसे गिवन है कि यही आंसर आने वाला है। ठीक है, यही गिवन है कि यही आने वाला है। तो कैसे आएगा देखते हैं। इसके लिए हम लोग इसमें कोई एक पॉइंट ले लेते हैं ए, इसको यहां से ज्वाइन कर लेते हैं। ये है हमारा r वेक्टर, ओरिजिन से इसका पोजीशन। ठीक है, अब इस लाइन का नाम कुछ मान लेते हैं। तो ये जो PA वेक्टर है, बस PA वेक्टर है, ये पैरेलल है L1 वेक्टर। क्या PA वेक्टर कैसे लिखाता है ये बताओ। P का कोऑर्डिनेट मालूम है, A का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो PA कैसे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पैरेलल टू L1। A मतलब R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, दिस इज R1 वेक्टर। दो लाइन अगर पैरेलल है, ये स्टार्टिंग में पढ़ाएगा, तो इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ m वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं। दो वेक्टर अगर पैरेलल है मतलब इसमें दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो क्या? पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन सेम होगा। बोल ही नहीं रहे हो बैठे वो। दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो दोनों वेक्टर का क्या सेम है? दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होने का क्या मतलब? अभी बोलो, पहला क्लास नहीं बोलोगे तो दिक्कत होगा।
डायरेक्शन सेम का मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम का मतलब क्या हुआ कि वो जो दोनों वेक्टर को लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हो, और डायरेक्शन सेम का मतलब वो दोनों पैरेलल होगा, ऐसे ये दोनों ऐसे पैरेलल होगा। अगर ये दोनों वेक्टर है और दोनों वेक्टर पैरेलल है, जैसे पैरेलल हुआ। अब वेक्टर को तुम लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, और पिछला क्लास खत्म हुआ था लाइन का डायरेक्शन रेशियो से और डायरेक्शन कोसाइन से, वो तुमको समझाया गया था। तो ये दोनों लाइन जब पैरेलल होगा, दोनों लाइन पैरेलल, तो दोनों जो एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, वो तो सेम बनाएगा ना। अगर दो लाइन पैरेलल है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ ये जो लाइन है ये दोनों सेम एंगल बनाएगा। और लास्ट क्लास यही पर खत्म किया गया था, एक लाइन जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाए उसको ही हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अरे समझ में, तो डायरेक्शन कोसाइन इन दोनों लाइन का क्या आएगा, पैरेलल है तो दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो है वो सेम आएगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन रेशियो सेम आएगा नहीं, डायरेक्शन कोसाइन सेम आएगा। और डायरेक्शन रेशियो तो उसी को डिवाइड करने पर आता था ना, मतलब समझ लो क्या मैं बोल रहा हूं, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप लिखो, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप, इन दोनों का डायरेक्शन कोसाइन सेम आएगा। दोनों लाइन जो है वो दोनों लाइन पैरेलल होगा, ये दोनों लाइन विल बी पैरेलल। अरे समझ में, तो वही चीज बताएगा, ये एम वेक्टर है, ये वाला इसके पैरेलल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पैरेलल टू L1 वेक्टर, दिस इज लैम्डा एम वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ आई बात समझ में, बाउंस कर गया। अरे समझ, अरे फिर पहला क्लास में दिक्कत हो जाए तो पूरा 3D फिर रोते हुए निकलेगा तुम्हारा मेरा, कोई लाभ नहीं होगा फिर किसी को। ठीक है, तो अब आर वेक्टर को खत्म कर देंगे, आर वेक्टर चाहिए था, तो दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। आर वेक्टर कहां का था, कहीं का भी, ये तो मैं यहां ले लिया, तुम इधर 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 कहीं पर भी स्लाइड में ले लेते तो यही इक्वेशन आता। और दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। जैसे वहां पर पहले क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन का पहला इक्वेशन याद किए थे, तो उसमें क्या मालूम होना चाहिए था, सबसे मिनिमम 2D में अगर याद करेंगे तो लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम क्या मालूम होना चाहिए, बताओ मिनिमम कितने पॉइंट का कोऑर्डिनेट, 10th क्लास 11th क्लास के हिसाब से बताओ, लाइन का इक्वेशन अगर लिखना है 2D में तो मिनिमम क्या मालूम होना चाहिए। उत्तम बैठने पर नहीं होगा, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए, अगर एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो तो उसका स्लोप मालूम होना चाहिए। स्लोप कैसे मालूम होगा, अगर स्लोप गिवन नहीं होगा तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखते थे tan थीटा, वो थीटा ही स्लोप हो जाता था। तो 1 पॉइंट स्लोप को अब या तो 1 पॉइंट बताओ, या फिर 1 पॉइंट और स्लोप बताओ, या 2 पॉइंट बताओ। कम से कम इतना जरूरी होता था लाइन का 2D में इक्वेशन लिखने के लिए, 3D में लाइन का इक्वेशन को लिखने के लिए कम से कम एक गिवन पॉइंट होना चाहिए। अब गिवन का मतलब वहां पर अलग था 2D में, यहां पर अलग है, यहां पर गिवन पॉइंट का मतलब उसका पोजीशन तुमको मालूम होना चाहिए, और किसी एक लाइन का पैरेलल होना चाहिए, वो जो जिसके पैरेलल है वो वेक्टर हमें मालूम होना चाहिए। ये मिनिमम है लाइन इन स्पेस 3 डायमेंशनल में लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम इतना क्राइटेरिया तुम्हें मेरे को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, लिखो। अब देखना, अभी जो बात करेंगे अगर वो तुम पकड़ सकोगे इस चैप्टर में तो मेरा तुम्हारा काम खत्म। तुम ये पहला क्लास है ना, मतलब पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का या पूरे 3D का सीधा लास्ट क्वेश्चन अगर जंप कर जाए तो भी बन जाएगा, अगर अभी वाला टॉपिक पकड़ लेते हो तो। 3D मतलब लाइन का, प्लेन का नहीं बोल रहा। अभी जो चीज बताऊंगा वो अगर तुम पकड़ लिए तो बहुत आसान हो जाएगा मेरा तुम्हारा जिंदगी, है ना। अब करना क्या, वेक्टर से हमें लगता है डर हर क्लास में। वेक्टर में क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग वो नहीं है, मतलब हमारा माइंड उस तरफ से सेटअप नहीं किया हुआ है कि हम लोग वेक्टर का क्वेश्चन बना लें। वेक्टर सबको टफ लगता है, आपको, हमको, सबको, है ना। किसमें हम लोग सेटल हैं, हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा लगता है। मतलब ये वेक्टर ये लैम्डा एम वेक्टर ये सब हटाओ, सीधा वैल्यू है, बताओ चला वैल्यू कितना है, जिसको कि कोऑर्डिनेट फॉर्म हम लोग कहते हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, जो लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, एक ही स्ट्रेटेजी पर फोकस करेंगे। आज पहला क्लास है, 10 क्लास में शायद खत्म हो जाए। एक ही स्ट्रेटेजी रहेगा, वेक्टर फॉर्म से हम लोग थोड़ा दूर भागेंगे क्वेश्चन बनाते समय। वेक्टर इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, ऑलरेडी वेक्टर टफ है, उसको 3D में लेकर के आएंगे और टफ हो जाएगा। हम लोग ट्राई करेंगे इस चैप्टर से वेक्टर से दूर भागने का। हम लोग खेल को कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाने का ट्राई करेंगे। वेक्टर नहीं, कोऑर्डिनेट बताओ। पोजीशन वेक्टर नहीं, पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। ये एम वेक्टर के पैरेलल नहीं, वो वेक्टर खुद बताओ कितना। इन सब पर आने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोगों को क्या करना है। ये बात हो रहा था कि ये वेक्टर गिवन है। गिवन वेक्टर का क्या मतलब होता है,
गिवन वेक्टर, कोई वेक्टर गिवन, कुछ बोलो, कोई वेक्टर गिवन है मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और इसमें हम लोग पहले ही भाषणबाजी कर चुके हैं कि अगर एक लाइन को वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो तो ये 2 3 4 ये सब उसका क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। इसका मतलब है कि अब जो तुम बोल रहे थे कि एम वेक्टर मालूम है, एम वेक्टर मालूम है, एम वेक्टर मालूम है, एम वेक्टर छोड़ो, वेक्टर मालूम होने का मतलब उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो मालूम है। वेक्टर से दूर भागेंगे, ट्राई करेंगे वेक्टर से दूर भागा जाए। वेक्टर मालूम है छोड़ो, वेक्टर का वेक्टर मालूम का मतलब उसका मेरे को डायरेक्शन रेशियो मालूम है। और डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी है तो ये किस फॉर्म में लिखा गया, ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बोलो कोई दिक्कत? ध्यान से देखना, ये टॉपिक पकड़ लोगे तो काम ही खत्म है, तुमको मेरा जरूरत भी नहीं लगेगा इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। बट यहां पर तुमको अभी मेरा जरूरत है। ये पॉइंट गिवन था, अभी तक गिवन का मतलब क्या बता रहे थे, अभी तक गिवन का मतलब इसका पोजीशन वेक्टर मालूम था। पोजीशन वेक्टर तो छोड़ो, पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है तभी ना पोजीशन वेक्टर मालूम है। तो कोऑर्डिनेट है मालूम है, चलो कुछ कोऑर्डिनेट बताओ। x1 xy, फिर दिक्कत हो जाएगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, x1 y1 z1, ठीक है, क्लियर। ए का निकालना है, ए तो कोई भी पॉइंट है इस पर रैंडम, दिस विल बी x y z, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पे डिराइव किए थे, अब आगे बढ़ते हैं। आर वेक्टर एक्स वाई जेड मालूम है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो आर वेक्टर कैसे लिखोगे ये बताओ। दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। R1 वाला कैसे लिखोगे, x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप प्लस लैम्डा। एम वेक्टर कैसे लिखोगे, ए आई कैप डी जे कैप प्लस सी के कैप। बोलते रहना, नहीं तो थोड़ा डर लगेगा, फिर डर लगा तो सबको दिक्कत होगा, है ना। तो दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां पर आई कैप के साथ बोलो कौन कौन, x1 प्लस ए लैम्डा, जे के साथ y1 प्लस, हाँ इधर कुछ छोड़ दिए क्या, हाँ ठीक है, प्लस के साथ प्लस सी लैम्डा। दो वेक्टर बराबर है, दो वेक्टर बराबर का मतलब ही होता है कि हम लोग आई जे के को कंपेयर कर सकते हैं। तो x बराबर जो है x1 प्लस ए लैम्डा, y बराबर y1 प्लस बी लैम्डा, और z बराबर z1 प्लस सी लैम्डा। अब लैम्डा को अगर पकड़ के चलोगे तो ये ध्यान से देखो, तो ये हो रहा है x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 बाई बी बराबर लैम्डा, z माइनस z1 बाई सी बराबर लैम्डा। ये जो इक्वेशन है यही हमें जेईई मेंस एनडीए स्कूल एग्जाम में याद रहेगा। यार वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर, तो मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, सभी बच्चों को याद रहता है, ये याद रहेगा। अब देखो ये याद करना भी आसान है, अभी पिछले 10-15 मिनट में जो पढ़ो उसको भूल जाओ। बताओ क्या क्या मालूम होना चाहिए था, क्या क्या मालूम होना चाहिए था। गिवन पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट तो मालूम है ना, x1 मालूम है, y1 मालूम है, z1 मालूम है, और क्या मालूम होना चाहिए था, पैरेलल किसके, एक और वेक्टर के। उस वेक्टर को लिखोगे तो उसका क्या बताओगे तुम मेरे को, उसका ए बी सी तो जरूर बताओगे। अरे वेक्टर है उसके पैरेलल है वो सब छोड़ो, तुम बताओगे क्या उस वेक्टर के बारे में, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो उसका मेरे को ए बी सी उस पैरेलल वाला का मालूम रहेगा, और जो पॉइंट गिवन है उसका x1 y1 z1 मालूम रहेगा। इस इक्वेशन में डालेंगे, एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। 11th 10th 9th 8th 7th में पढ़े थे कि x का पावर 1 y का पावर 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए तो वो स्ट्रेट लाइन बनता था इन 2D। अब 11th 12th में पढ़ोगे, अब इसको जब सॉल्व करोगे समझ में क्वेश्चन आएगा तो आंसर किस फॉर्म में आ जाएगा, कुछ x के फॉर्म में, y के फॉर्म में और z के फॉर्म में रह जाएगा, पावर 1 के फॉर्म में रह जाएगा, और वो जो है वो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये ऊपर वाला हम लोगों को भी, अभी तुम देखे मैं किताब देख के लिख रहा था, r वेक्टर प्लस r1 वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर किसी को याद नहीं रहता है। x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी बराबर c माइनस c मतलब z माइनस z1 बाई c। इसी से मेरा तुम्हारा काम जो है वो बन जाएगा। ये मिनिमम कंडीशन है, मैक्सिमम कंडीशन है, ये मालूम रहेगा तो लाइन का इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्पेस में हम लोग लिख पाएंगे। पॉइंट बता दो x1 y1 z1 जिसके पैरेलल है, पैरेलल छोड़ो, जिसके पैरेलल उसका तुम मेरे को बस एबीसी बताओ, मैं तुम्हें लाइन का इक्वेशन बता दूंगा। प्रूफिंग में एक मेरा लास्ट लेक्चर है जो कि मैं 9th से देते रहता हूं, मैथ्स में प्रूफिंग
जानना रहता है। प्रूफिंग तो तुमसे करने के लिए थोड़ी पूछ लेगा एग्जाम में। ये इक्वेशन अगर तुमको याद रहा तो तुम हमेशा लाइन को 3D में लिखना आराम से लिख पाओगे और इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो क्वेश्चन शुरू करने से बच्चों पहले आप लोग क्या करेंगे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे वो वेक्टर फॉर्म में ही रहेंगे। बट जो मेरे पास पढ़ेगा, अब तो खैर एंडिंग है तो पढ़ ही रहे हो, तो मेरे से जब तक पढ़ोगे वेक्टर 3D, वेक्टर का बात नहीं हो रहा है 3D का बात हो रहा है, तो तुम क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में नहीं बनाओगे। तुमको सारे क्वेश्चन को किस फॉर्म में बनाने का, खींचने का प्रैक्टिस करना है, कार्टेशियन फॉर्म में। लेकिन क्वेश्चन कभी भी कार्टेशियन फॉर्म में नहीं आएगा। 12th क्लास का 3D पढ़ रहे हो, क्वेश्चन तो वेक्टर फॉर्म में रहेगा। तो पहले तुम थोड़ा बिना सॉल्व किए कुछ क्वेश्चंस को मैं वेक्टर फॉर्म में देता हूं, उसको बिना सॉल्व किए कार्टेशियन फॉर्म में पहले मेरे को कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन कन्वर्ट द फॉलोइंग, बिना सॉल्व किए करना, सॉल्व करके तो कर ही लोगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन कार्टेशियन फॉर्म, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन कार्टेशियन फॉर्म। जैसे ये वेक्टर है, आर वेक्टर बराबर है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। इसको बिना सॉल्व किए एक बार में सीधा खिसकाओ तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा बताओ, अभी जो बताएगा उस हिसाब से। ये वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म किस फॉर्म में होता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर। मेरे को ये अच्छा ही नहीं लग रहा, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में बनाते हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता है? x माइनस x1। x1 क्या होता था? पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो इसमें देख करके बताओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5 माइनस 2 4। तो x माइनस x1, तो x1 कितना हुआ? 5 बाई क्या होता था? x माइनस x1 बाई a क्या होता था? लैम्डा m। तो कितना हो गया सीधा ये 2। या क्या समझ में? तो ये बताओ कितना होगा? y प्लस 2 y माइनस y1 कोऑर्डिनेट माइनस 2 बाई इज इक्वल टू z माइनस 4 हो गया। ये कहां से बदल गया? ये वेक्टर फॉर्म से हटके किस फॉर्म में आ गया? कार्टेशियन फॉर्म में। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तुमको हर क्वेश्चन में मेरे से जब तक पढ़ोगे तब तक ये काम करना पड़ेगा। इतना तो कन्फर्म है कि क्वेश्चन तुमसे कार्टेशियन फॉर्म में पूछा ही नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चन बोर्ड्स का, जेईई मेंस का, एनडीए का होगा, 3D पढ़ रहे हो ना, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्यों ही तुमसे क्वेश्चन देगा? क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में देगा। तुमको बिना सॉल्व किए वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना सीखो। फिर मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं इस चैप्टर में। कैसा क्वेश्चन है? तुम पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का बनाओ या सीधा इस बार का बोर्ड्स का क्वेश्चन बना लो, सब का सब अभी बन जाएगा। तुम इस साल जेईई मेंस 2020 का 21 का क्वेश्चन बना लो, 20 का, या इस बार बोर्ड्स का क्वेश्चन बना लो। अभी जितना पढ़ा है उसी में से बन जाएगा लाइनिंग स्पेस का क्वेश्चन। लेकिन पहले कन्वर्ट पहले करते चलो। एक दो क्वेश्चन और सीधा सीधी मेरे को कन्वर्ट करके दिखाओ, बिना सॉल्व किए हुए कन्वर्ट करके दिखाओ, तब जाकर के मैं मानूंगा कि तुमको चैप्टर शुरू कर सकते हैं। पहले थोड़ी सी कन्वर्ट करके दिखा दो। कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कुछ भी दे सकता हूं उसका कन्वर्ट करके। एक बार उल्टा कन्वर्ट करके दिखाओ जरा सा। मैं देता हूं तुमको इस फॉर्म में, तुम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, ऐसे ही सीखने समझने के लिए। तो मैं तुमको लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में देता हूं, x माइनस 4 बाई 1 y प्लस 3 बाई माइनस 4 z प्लस 1 बाई 7। ये है कार्टेशियन फॉर्म में। इसको तुम थोड़ा सा मेरे को किस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। इसको तुम वेक्टर बिना सॉल्व किए बताना। बताओ कैसे होगा? आर वेक्टर बराबर बोलो 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस z माइनस का क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 प्लस लैम्डा कितना हो गया? दिस इज i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप आ रहा है। तो कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन बिना सॉल्व करके ट्राई करना आ रहा है तुमको। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है आज और कल का क्लास मिलाकर, मतलब आज और परसों का क्लास मिलाकर के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का हम लोग कर लेंगे। बट क्वेश्चन को देखना कि तुम वेक्टर से खींच करके पहले कार्टेशियन में ले आना, फिर सॉल्व करेंगे। फिर पिछले चैप्टर का इस्तेमाल करेंगे। दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो क्या था? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। इन सब का कंसेप्ट अगर नहीं है तो cos थीटा बराबर a1 a2 से नहीं आएगा, l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 से आएगा। वो सब चीज का काम पड़ेगा। लेक्चर 3 है, लेक्चर 1 नहीं है।
लेक्चर 1 और 2 में डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो समझाएगा, वो जरूर देखना। बाकी अब बोर्ड्स का क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा सीधा। हम लोग उड़ के सीधा बोर्ड्स का क्वेश्चन ही बनाते हैं, इधर उधर का बना करके कोई फायदा नहीं है। सीधा बोर्ड्स का क्वेश्चन बनाओ, बात खत्म करो। ठीक है, पढ़े वाला हो तुम लोग, दौड़े वाला बताओ। आज दौड़े वाला ना, कूदने वाले हो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो तो सीधा बोर्ड्स का क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में याद होगा नहीं? ठीक बात है, बनावा था क्वेश्चन। बस अब क्वेश्चन ही करना, कुछ पढ़ाना नहीं है। क्वेश्चन बनाओ। ये है पहला सवाल हम लोग लाते हैं हमारा। पहला सवाल बोर्ड्स 2011 और इस चैप्टर का सबसे फेमस क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेईई मेंस में, एनडीए में, जेईई एडवांस में, स्कूल एग्जाम में यही क्वेश्चन आने, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो आने वाला है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और ये जो लोग 11th क्लास में पढ़े थे, 11th में भी ऐसा क्वेश्चन था, 11th में भी ये सबसे फेमस क्वेश्चन था। जो भी जहां पढ़ा होगा याद होगा, कुछ खुद से ही बता दो। 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन का सबसे फेमस क्वेश्चन कौन सा था? सबसे फेमस, एक हाथ रख के, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड इमेज निकालने वाला था। भर भर के क्वेश्चन दिया था किताब में। इधर भी भर भर के किताब चेंज करोगे प्रीवियस ईयर, इस बार तो पैटर्न चेंज है बोर्ड्स का, नहीं तो तुम कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के बोर्ड्स का देखो, तुमको मिलेगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज ही निकालने के लिए। लाइन इन स्पेस का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन यही है। मजे की बात है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इतना फेमस टॉपिक है, जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, 2D में भी आता है, 3D में भी आता है, और इमेज जो है वो प्लेन के नजरिए से भी बना सकते हैं। अभी तुम लाइन के हिसाब से इमेज, प्लेन में भी आएगा ये टॉपिक। तो एक बेसिक समझ के चलोगे तो सबको फायदा होगा। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशंस, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर। क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशंस, बड़ा मजे लेके बनाओगे और खत्म कर दोगे। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट है 3, -1, 11 टू द लाइन है x/2 बराबर y-2/3 बराबर z-3/4। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट फलाना टू द लाइन ठिकाना। ठीक है, आगे ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, एकदम अलग से इंपॉर्टेंट लगा लेना। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ the perpendicular, comma, and length of the perpendicular, length भी निकालना है उस foot of the perpendicular का। ठीक है, also find the image, बस 85 बार यही क्वेश्चन आया, इसी तरह का क्वेश्चन। also find the image of, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P दिया हुआ है, of P इन दिस लाइन। इसी चीज को ख्याल करना, जब प्लेन पढ़ाऊंगा तो इन दिस प्लेन भी पूछा जा सकता है। अभी फिलहाल इन दिस लाइन पर निकालना है। ठीक है, बड़े मजे से बनाएंगे, बहुत ही मजा आएगा बनाने में, खूब मजे करेंगे। ठीक है, शुरू कर दिया जाए। तो बताओ तुम लोग अपना इनपुट भी दो थोड़ा सा, तभी तो मजा आएगा, नहीं तो इसमें फिर बोर लगेगा, फिर कुछ मजा नहीं आएगा। क्या क्या गिवन है? एक पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है 3, -1, 11। इससे क्या बनाना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहां पर? एक लाइन पर। ये लाइन है ना, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ x/2 बराबर y-2/3 बराबर z-3/4।
फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या क्या निकालना है, इस पॉइंट का, इस लाइन का इक्वेशन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसका लेंथ, फिर इसका इमेज, जो कि लास्ट स्टेप पे करेंगे। बोर्ड्स का ही अगर बात करो कि सर हमको जेईई मेंस का तैयारी नहीं करना, हमको एनडीए का तैयारी नहीं करना, तो बोर्ड्स में भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन था, लाइन से 4, प्लेन का यही क्वेश्चन प्लेन का हो जाता तो 6 नंबर का हो जाता। इस चैप्टर में पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत है, बट फाइनल क्वेश्चन जब खोजता है आदमी बनाने के लिए, तो बार बार बस यही सब मिलता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, कोलिनियरिटी, ये सब। ठीक है, शुरू कर दिया जाए फिर कैसे करेंगे। तो ये लाइन का इक्वेशन है, किस फॉर्म में, इसमें तो एक थोड़ा मदद कर दिया तुम्हारा, ये लाइन का इक्वेशन पहले से कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, नहीं तो बस एक स्टेप और ज्यादा आएगा कि इस लाइन का कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। हमें थोड़ा सा फायदा किया हुआ है कि ये जो लाइन है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। क्या था कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c बराबर लैम्डा था ना, ये सब लैम्डा के बराबर था। इससे इस x का वैल्यू कितना निकला, इस x का वैल्यू हो गया 2 लैम्डा, y का वैल्यू हो गया 3 लैम्डा प्लस 2 और z का वैल्यू हो गया 4 लैम्डा प्लस 3। ये x y z का वैल्यू, x y z क्या था, उस लाइन में मौजूद किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, नहीं किसी भी x y z, 2 लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 3, तो ये m का भी कोऑर्डिनेट होगा। कुछ आ रहा समझ, दिस इज लाइक 2 लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 3। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं दिक्कत है तो अब आगे बताओ। ये लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 बाई a y माइनस y1 बाई b बराबर z माइनस z1 बाई c, ये 2 3 4 क्या था, डायरेक्शन रेशियो था, किसका, इसका भी तो हुआ, लाइन का है तो है, हम क्या करें क्या डालें, इसका भी तो है, बात समझ में आ रही है, पैरेलल है। ये जो 2 3 4 है, ये जो 2 3 4 है, ये डायरेक्शन रेशियो है, इसका हम लोग काम लगाते हैं आगे। हाँ ठीक है, ये जो 2 3 4 है, ये इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो हो गया 2 3 4। अरे समझे, पैरेलल वाले का है बट पैरेलल ही ना है। ओके, अब हम लोग देखो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो पीएम का, पीएम का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर पढ़ा है, कैसे आएगा, बोलो बोलो। हाँ पीएम है तो सीधा डायरेक्शन रेशियो को क्या कर देंगे, डायरेक्शन रेशियो पॉइंट का कोऑर्डिनेट को माइनस, ऐसे आता था ना डायरेक्शन रेशियो, करो 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा वही तो लिखा, 3 लैम्डा प्लस 3 लिखा था आगे, दिस इज 4 लैम्डा माइनस 8, क्या ठीक है। अब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, किस लाइन का, पीएम का, और ये एल का डायरेक्शन रेशियो है 2 3 4, ये इसका डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, लिखा हुआ परपेंडिकुलर है, मैं नहीं बोल रहा, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो का प्रोडक्ट 0 होता था, डायरेक्शन कोसाइन का नहीं, डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट। वैसे 90 डिग्री वाला में तो डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट भी 0 ही होगा, है ना। फिलहाल मेरे को डायरेक्शन रेशियो से मतलब है, ये पीएम जो है बॉस वो परपेंडिकुलर लाइन एल के, तो उसमें a1 a2 पहले लेक्चर 1 2 देख लेना इसका, उसके बाद ही कनेक्टेड है, b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाने का है। करो तो 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू 2, 3 लैम्डा प्लस 3 इंटू प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 इंटू 4 ना इज इक्वल टू 0। आगे बताओ, C1 की जगह पर -8 होगा प्लस 3, ओ इसका डायरेक्शन रेशियो 4 लैम्डा माइनस 8 था, सॉरी मैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा, 4 लैम्डा माइनस 8 है ना। अब करो 4 लैम्डा माइनस 6 9 लैम्डा प्लस 9 16 लैम्डा माइनस 32 बराबर 0। बोलो 9 4 13 16 29 लैम्डा
25 जनरली 1 आया तो कुछ गलत वैल्यू गलत रख दी क्या? इनके कोऑर्डिनेट एक बार चेक करें तो 3 - 1 11 ही लिखे थे ना। 3 - 1 11 x/2 y - 2/3 z - 3/4 2 लैम्डा -3 3 लैम्डा। हाँ वहाँ देखो गलती कहीं पर गलती नहीं है, लैम्डा टाइम्स होगा शायद। अरे नहीं भाई गलती हुआ। 3 लैम्डा + 3 4 लैम्डा + 3 और दोनों को जो माइनस किए 3 लैम्डा + 2 4 लैम्डा + 3 डायरेक्शन रेशियो कितना है? 2 लैम्डा - 3 3 लैम्डा + 3 4 लैम्डा - 8 2 × 2 लैम्डा 3 × 3 लैम्डा + 3 4 लैम्डा - 8 इसका 29 लैम्डा बराबर 29 आ रहा है। वो कैसे बस सही तो है। मेरा कितना है? तेरा दिने कितने? ओ हाँ सही तो आ रहा है। 9 में से 6 गया 3 -29 है ना, इज इक्वल टू 29। तो इससे लैम्डा का वैल्यू कितना होगा? 1 है ना। देखो अब ऐसा नहीं है कि आपको कैसे पता चल गया गलती है, ये एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस जैसे क्वेश्चन बनाते बनाते सीखना। ज्यादातर क्वेश्चन में आर का वैल्यू ऐसे 5/8 11/17 25/29 ऐसा नहीं आएगा। अगर आए तो ये नहीं कि मेरा गलत है, गलत एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। बट एक्सपीरियंस कहता है कि ज्यादातर क्वेश्चन में 1 2 3 -2 6 8 ऐसे 11/17 33/47 जनरली नहीं आता ऐसा लैम्डा का वैल्यू। अगर आया तो माइंड में सेटअप मत कर लेना कि गलत है, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आगे वाले से पूछ लेना, है ना। लेकिन जनरली आता है 1 2 3। जैसे मेरा 25/19 किसी और चैप्टर का क्वेश्चन होता तो मैं क्रॉस चेक भी नहीं करता कि ये सही है, आ सकता है। इस चैप्टर में जनरली लैम्डा का वैल्यू 1 2 इसी फॉर्म में आएगा। क्या तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। इससे m का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2 5 7। क्या क्या पूछा हुआ था? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पूछा था ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो फिलहाल तो m का कोऑर्डिनेट आ गया 2 5 7। लेंथ निकालते हैं। लेंथ तो 10th क्लास वाले तरीके से निकालेंगे। pm डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे 10th में, वैसे ही निकाल देते हैं। √3 - 2 का होल स्क्वायर -1 - 5 का होल स्क्वायर 11 - 7 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 1 36 16 √53 यूनिट्स। अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया कि आज का पहला क्लास का क्वेश्चन बनाओ या फिर इसका अंतिम क्वेश्चन भी बना लो, बन जाएगा। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अभी आपका फ्रेंड्स पूछ रहे थे क्या पढ़ना है। अभी 1-2 दिन बाद इसका फॉर्मूला बता जाएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला होता है। हम लोग उतना फॉर्मूला पर ध्यान नहीं लगाएंगे। सब चीज के फॉर्मूला याद करिए, इसमें 1000 फॉर्मूला हो जाएगा, वैसे फिर दिक्कत हो जाएगा। ये सीख गए तो बस ऐसे ही आ जाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फिर बुक में इमेज का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ, हम लोग को नहीं जरूरत पड़ेगा। हम लोग सीधा अभी करते हैं। पहले इसका इक्वेशन भी लिखना था ना। तो pm का इक्वेशन कैसे लिखा जाए? pm का इक्वेशन, ठीक है, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका 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 और इसका 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 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है। तो इसमें 2 पॉइंट फॉर्म का जरूरत पड़ता है। अभी हम लोग पढ़े नहीं, हम लोग क्या पढ़े? अभी सिर्फ 1 पॉइंट फॉर्म पढ़े। तो इसी से हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म भी कर लेते हैं। इसी से हमारा 2 पॉइंट फॉर्म भी खत्म हो जाएगा। अलग से क्या ही पढ़ोगे? 2 पॉइंट फॉर्म मतलब 2 पॉइंट फॉर्म मतलब 11th में भी था ना, लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होता था, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होता था तो कैसे लिखते थे लाइन का इक्वेशन? बताओ। बाई y के साथ है x, ये क्या है? y - y1 by y2 - y1 बराबर x - x1 by x2 - x1। इसमें इज इक्वल टू z - z1 by z2 - z1 कर दो। अलग से हर चीज पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला है चैप्टर में। 1000 फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आया? बाउंस कर गया। 1 पॉइंट फॉर्म में 1 पॉइंट और स्लोप का मालूम होता था। यहाँ पर किसका किसका? 1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट और एक लाइन के पैरेलल का डायरेक्शन रेशियो मालूम होना चाहिए। 2 पॉइंट का तो नाम ही बता रहा, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। अब उसके लिए अलग से फॉर्मूला क्या ही पढ़ोगे, सीधा 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं लाइन का। इक्वेशन ऑफ लाइन pm, ठीक है, इसमें ये लगाओगे x - x1 by x2 - x1, y - y1 by y2 - y1, z - z1 by z2 - z1। ये लिखवा दो अलग से कि हो जाएगा। 2 पॉइंट मालूम रहेगा तो लाइन का क्वेश्चन लिख लोगे। ये अलग टॉपिक था एक्चुअली में, मैं इस चैप्टर में ऐसा ही करूंगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अलग से टॉपिक है किताब का,
क्या ही करोगे पढ़ के, इसी में मैनेज कर दो सब। क्या ठीक है? तो बताओ फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पी एम, तो दिस इज x माइनस 2, फिर x2 माइनस x1 कितना हो गया? हाँ 3 माइनस 2, फिर y माइनस y1 बाई माइनस 1 माइनस 5, z माइनस z1 बाई 11 माइनस 7, दिस इज x माइनस 2 बाई 1, y माइनस 5 बाई माइनस 6, z माइनस 7 बाई 4। बोलो कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलो, बच्चों दिक्कत है तो बोलो, और नहीं तो काम चलाएंगे। x माइनस 3 बाई माइनस 1 x y प्लस उससे मतलब नहीं होता। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा और भी काम करते, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लेना वैसे, ठीक है अच्छी बात है, ये क्वेश्चन लिख लिए। तो और हम लोग क्या करते हैं, एक तो पीएम का थोड़ा सा वो बता दो मेरे को, पीएम का डायरेक्शन रेशियो बता दो, लाइन का कितना होगा पीएम का डायरेक्शन रेशियो, पीएम का डायरेक्शन रेशियो बताओ। कोऑर्डिनेट कुछ गलत, कुछ इसमें उल्टा उल्टा पॉइंट 2 5 7 ही आया ना, 2 5 7, हाँ ठीक है ठीक है, 2 5 7 आया ना। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताओ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम, हाँ कैसे आएगा? 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1 और 6 हो जाएगा, 6 और -4, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये जो आंसर लिखे थे वो भी ठीक था, एक्चुअली में थोड़ा सा ये इक्वेशन सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इस इक्वेशन को याद करके रखेंगे, ये ठीक है। अभी तक जो एक इक्वेशन पढ़े थे, एक इक्वेशन अभी जो पढ़े थे 1.4, उस हिसाब से बताओ लाइन का इक्वेशन के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए, बोलो। ये तो ठीक ही है, ये तो एक अलग चीज पढ़ी ली हम लोग, अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम रहे तो ये चलेगा। अभी जो आंसर लिखे थे वो गलत आंसर नहीं था, वो आंसर सही था, ठीक है। बाकी फिलहाल अभी क्या पढ़े लाइन का इक्वेशन, x माइनस x1 बाई a, चलो तो x माइनस x1 मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब वो डिपेंड करता है तुम किसको ले रहे हो, इसको ले रहे हो या फिर इसको ले रहे हो, हमारा आंसर गलत नहीं था, ठीक है। वो x1 क्या होता है, x1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस लाइन पे कहीं पर भी रहे, ठीक है। तो बुक में इस फॉर्म में दिया हो तो हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, बुक में इसका लेकर के लिखा है तो लिखो फिर तुम भी x माइनस x1, तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x माइनस x3 बाई इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया, जैसे -1 y माइनस 1 बाई 6 z माइनस z1 बाई -4। या इस पॉइंट को लेकर के लिखते जो तो थोड़ी देर पहले लिखे थे वो सही था, उसमें कोई गलती नहीं था, बात समझ आ रहा है। उससे एक नया चीज ये भी सीखिए, अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम रहे तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं, वैसे देखे की जरूरत नहीं था, ऐसे भी बन रहा है। बोलो कोई दिक्कत हो रहा है कि डाउट हो रहा है, डाउट हो रहा है क्या सेट, ठीक है ये आ रहा है सबको। तो क्या बच गया वो भी खत्म कर लेते हैं, इमेज निकालने बोला था ना, तो इमेज निकालते हैं यहाँ पर साइड में। ये p का कोऑर्डिनेट है कितना 3 माइनस 1 11, ये m का कोऑर्डिनेट मालूम चला कितना 2 5 7। इमेज का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी, यहां वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका नाम n मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। किताब में इसका फिर अलग फॉर्मूला बताया, उतना क्यों पढ़ोगे, सीधा कौन सा फॉर्मूला लगाएगा इसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, तो लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला 3x1 प्लस x2, 3 प्लस अल्फा बाई 2 से मिड पॉइंट आ जाएगा जो कि निकाले हुए 2 -1 प्लस बीटा बाई 2, इससे आ जाएगा 5 11 प्लस गामा, गामा है वो अल्फा बीटा गामा बाई 2 बराबर
7, दिस अल्फा बराबर कितना हो गया 1, बीटा का वैल्यू 11, गामा का वैल्यू 3, बोलो कोई दिक्कत? 3 और 1 तो इसका बीच का पॉइंट 2 हो जाएगा, -1 और 11 तो बीच का वैल्यू 5 हो जाएगा, 11 और 3 बीच का वैल्यू ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा n का कोऑर्डिनेट। तो ऐसे हमारा इमेज का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो यही चैंपियन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसी पर बेस्ड है और सबका अलग अलग फॉर्मूला इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। मैं बोल रहा हूं कि सबका अलग अलग फॉर्मूला क्यों पढ़ोगे, है ना? तुम क्या क्या करने पर ट्राई करो, इक्वेशन लिखना सीखो, कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में बनाना सीखो, वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में बनाना सीखो। लाइन का इक्वेशन 1 पॉइंट पे भी लिखा जाता है, हमारे पास तो इसमें 2 पॉइंट था तो आ जाता है। फिर ये समझो कि अलग अलग अगर आंसर आ रहा है तो उसको घबराने का, पैनिक करने का बात नहीं है, ठीक ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बाकी लेंथ निकालने का बुक में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का लेंथ ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस का अलग फॉर्मूला दिया, वो क्या पढ़ने की जरूरत है, ऐसे ही निकल जाएगा। इमेज का अलग फॉर्मूला दिया हुआ, मैं बोल रहा हूँ क्या ही पढ़ने की जरूरत है, ऐसे निकल जाएगा। कंप्लीट, ये क्वेश्चन कंप्लीट है, बस इसमें एक स्टेप ज्यादा आएगा स्कूल एग्जाम में। ये जो कार्टेशियन फॉर्म में था ये भी तुमको वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, उसके बाद तुमको इसको सेटअप कर लेना है और यही इसी रेंज में क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। एक क्लास और लगेगा, इसको खींची ही देंगे पूरे चैप्टर को, ठीक है, संडे को, ठीक है। तो मिलता है अगले क्लास में, इसको ठीक से नोट कर लो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर से शर्माना नहीं इस चैप्टर में, इमेज निकालने से घबराना नहीं इस चैप्टर में।